Field splitting in tetrahedral complexes. Crystal field splitting in tetrahedral complexes. जल्दी बैठ भाई, लेट क्यों आता है? Crystal field splitting in tetrahedral complexes is smaller. जल्दी CFT. Crystal field splitting in tetrahedral complexes is smaller than in octahedral complexes. In octahedral complexes due to following reasons. Crystal field splitting in tetrahedral complexes is smaller than in octahedral complexes due to following reasons. पहला ध्यान से लिखना. In tetrahedral complexes there are four ligands. In tetrahedral complexes there are four ligands. Whereas there are six ligands in octahedral complexes. Whereas there are six ligands in octahedral complexes. Therefore, lower ligands will produce less crystal field splitting. अगर ligands के नंबर कम हो जाएंगे तो crystal field splitting भी कम होगी. ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स थे, 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे तो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, बट टेट्राहेड्रल में क्योंकि 4 लिगेंड है तो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग कम होगी. आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट. इन टेट्राहेड्रल complexes none of the orbital is pointing directly towards the ligands. आपको पता है टेट्राहेड्रल के लोब्स बिटवीन द एक्सेस होते हैं. None of the ligand is pointing directly towards the ligands. None of the orbitals is directly pointing towards the ligands. Hence splitting is less. बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की जो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग होती है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आपके प्रेजेंट स्कोप में नहीं है तो उसको मत पढ़ना, कहीं मिले तो भी अवॉइड करना. अब टेट्राहेड्रल के लिए बना लो 6 सेकंड. ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाया था, अब टेट्राहेड्रल के लिए बनाओ फटाफट. बेटा संयम, घर से फोन आ रहा है, दिव्यांश घर जा. आ गया भाई. तो इसमें जल्दी से फटाफट ये डायग्राम बनाओ. आज क्वेश्चंस करते हैं इसके. इसमें 3 ऊपर कर देना और 2 नीचे. ऑर्डर में बैठो, ऑरेंज ऑर्डर में अरेंज कर दिया.
बना रहा है सो ढंग की बनवाना, अरेंज नहीं करना आता। नीचे करेगा हाँ नीचे लिख लो dx स्क्वायर y स्क्वायर जल्दी और dz स्क्वायर। सर म्यूचुअल थ्योरम का क्या मतलब होता है? आगे म्यूचुअल थ्योरम का इनका फाई होता है। इंटरसेक्शन चलो भाई हो गया वाला। ईजी वाला क्या होता है इसमें? ईजी हाँ इसमें क्या होता है, ऊपर वाला जो होता है जैसे एक होता था T2G और EG, इसको सिर्फ T2 लिखना है और इसको सिर्फ E लिखना है। जल्दी करो। अच्छा ये भी लिख लेना, क्रिस्टल स्पिन स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एनर्जी का क्वेश्चन आता है। बेटा 8 बजे मत निकला करो ना, 8 बजे निकलोगे तो इतना लेट ही पहुंचोगे। चलो भाई जल्दी खत्म करो, आज ये टॉपिक खत्म करना हो गया तुम्हारा। ठीक है आगे लिखो जल्दी से। लिखो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू CFD। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू CFD। समझा रहा हूं फिर लर्न करके लिखना। हाँ जी, बात करिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स की और प्रॉपर्टीज की। देखो सिंपल सी चीज है, पहले भी पढ़ा चुका हूं, कुछ नया नहीं बताने वाला हूं अभी तो वैसे, बट फिर भी समझना कि यार आपको अभी बताया था कि चलो तुम तो ये समझ गए कि भाई क्रिस्टल स्प्लिटिंग में 3 नीचे 2 ऊपर होगा, ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे 2 ऊपर, बीच के गैप को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। ये हमारे 3 जो होते हैं याद होने से x y y z और zx वाले होते हैं, और ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर वाले होते हैं। एक कॉमन सी मतलब कॉमन सेंस वाली बात समझो, यहाँ पेयरिंग होगी या नहीं होगी ये आपने कैसे समझा? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिंकेज, क्योंकि दो चीजें हैं जो डिटरमाइन करती है इसको। पहला ये डिसाइड करता है कि भाई डेल नॉट कितना है, और दूसरा क्या डिसाइड करता है कि भैया आपका पेयरिंग एनर्जी क्या है। दो केस होंगे, पहला केस या तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी और पेयरिंग एनर्जी कम। पेयरिंग एनर्जी क्या होगी? पेयरिंग एनर्जी क्या होगी? तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए तो वो रिपेल करेंगे ना। अब अगर रिपेल कर रहे हैं तो उनको अगर पेयर्ड रहने देने के लिए, एक ही शेल एक ही ऑर्बिटल में रहने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। तो एक होगा पेयरिंग एनर्जी और एक होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब दो केस बनते हैं और कुछ नहीं बनेगा, तुम्हारे लिए बड़ा आसान होता है। अगर डेल नॉट P से ज्यादा है, अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी P से ज्यादा है, सोचो क्या कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं भाई ये गैप पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है। ऐसा कब होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में डेल्टा नॉट ज्यादा होता है और पेयरिंग एनर्जी कम होती है। तो जब भी मैं आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दूंगा कि भाई आपका डेल नॉट T से ज्यादा है और मैंने बोला मुझे ना D5 कॉन्फ़िगरेशन बता, तो तू पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा कहां जाएगा? ऊपर, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है। समझ में आई बात? इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे ही रह जाएंगे। ये 3, चौथा और ये 5। आई बात समझ गई है? तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखना है? T2G5 EG0। आई बात समझ? कुछ नहीं आया, कुछ मुश्किल नहीं पड़ा। और अगर मान लो ऐसा होता कि भाई दूसरा केस होता, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा और कम और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, वीक फील्ड लिगेंड होता, फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती? ऑब्वियसली फिर कॉन्फ़िगरेशन हो जाता T2G3 EG2। T2G3 और EG2 दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर चले। कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, मुश्किल चीजें थोड़ी है। क्लैरिटी है? अब इससे देखो सारी फर्क पड़ जाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देगा तो डायमैग्नेटिक होगा, हाँ मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा पाया तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। आई बात समझ? क्या बताऊं और इसमें? क्लैरिटी है? दिक्कत तो नहीं है? तो याद रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये वाला होता है, वीक फील्ड लिगेंड ये वाला होता है।
जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वेक्टर्स का टेस्ट है भाई, जल्दी करो, लंबा टाइम लगेगा उसमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड्स ऑन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो स्टॉप क्या आगे लिखना, लिखो देयर आर टू फैक्टर्स, there are two factors which decides the electronic configuration. पहला लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल delta naught first of all delta naught depends on strength of ligand. Delta naught depends on strength of ligand. If delta naught is large, ligand is strong field ligand, and if delta naught is small, ligand is considered as weak field ligand. ठीक है, दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट। According to Hund's rule, electrons occupy set of orbitals of same energy one at a time. मतलब सिंपलीफाइड कह रहा है, electrons occupy set of orbitals of same energy one at a time. Electrons occupy orbitals of same energy one at a time with their spins parallel. But when pairing gets started, they repel each other. They repel each other due to which there is a pairing energy. Required. There is pairing energy required so that electron pairing takes place in the same orbital.
ये बेस का क्वेश्चन बट मतलब पीबी नहीं है ना, हाँ पीबी नहीं है ना। बीबी आप टी के टर्म पर आ जाएगा ना, इधर भी टी के टर्म उधर भी टी के टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व हो जाएगा। करके देख आगे भी क्या लिखा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल टेक प्लेस इन द सेम ऑर्बिटल, लिख लिया। अब लिखो, हो गए 2 पॉइंट, लिखो इफ, अब दो केस बना लो, इफ डेल्टा नॉट इज लार्ज, जल्दी लिखो, लिख लिया ना, वही लिखो, इफ डेल्टा नॉट इज लार्ज, खुद से लिख लो, इफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन p, electrons will remain in the lower set of orbitals, electrons will remain in the lower set of orbitals and get paired, electrons will remain in the lower set of orbitals and get paired up, जल्दी कर आते। दूसरे केस में लिखेंगे डेल्टा नॉट इज लेस देन p, if delta naught is less than p, due to large pairing energy, electron pairing will not take place, लिखा है, electron pairing will not take place and they will fill the Eg orbital. ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चंस करते हैं पढ़ाने। चलो भाई, एक बार CF की रिवाइज कर लो, जल्दी से मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ। क्वेश्चन यही कॉन्फ़िगरेशन वाले आते हैं, जो क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे ना कॉन्फ़िगरेशन वाले आएंगे, और बाकी हम डिस्कस तो कर ही रहे हैं। ज्यादातर आप ये याद रखना, सारे ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे। हाँ कर लो। नॉट ए एंड नॉट बी, तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो इसको यूनिवर्सल से माइनस कर दूं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, इसको लिख ए यूनिट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनिट बी का होल उसको लिख दे 1 माइनस, हाँ 1 माइनस ए यूनिट कॉम्प्लीमेंट यही होता है ना, 1 में से माइनस करना होता है। देखो आप क्वेश्चन करो, मैं आपको कराता हूँ सारे क्वेश्चन, जल्दी करो, आप करना शुरू करो, मैं करा रहा हूँ, जल्दी करो, जल्दी करो बेटा, कम क्वेश्चन नहीं, काफी सारे हैं। हाँ पहले यही तो पहला क्वेश्चन है ना, उसमें भी यही करना है, आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, तो स्प्लिटिंग दिखाओ और फिर बोलो कि Cn तो स्ट्रॉन्ग पी लिगेंड है, तो उसकी वजह से डेल नॉट ज्यादा होगा, P कम होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। हाँ उसमें
बात मत करो यार। हाँ बेटा, बट लिखो ना, कुछ कुछ लिखो, जैसे स्ट्रॉन्ग फील लिखेंट लिखा आपने, फिर वहाँ लिखो डेल नॉट इज ग्रेटर देन बी, इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेफर टू गेट पेयर्ड अप। ये सब बातें नहीं लिखोगे तो फिर कैसे बात है? मतलब कुछ कुछ तो लिखना। अबे कुछ नहीं लिखा है तूने, इतना बहुत है कि बच्चे स्प्लिटिंग दिखाई तूने, इनके नाम लिखे तूने, T2J EG है, ऑर्बिटल्स का नाम लिखा, थप्पड़ दूंगा यार। यही प्रेजेंटेशन है ना, देख पता क्या है, आंसर निकालना तो वही बात है, आंसर निकालना तो नॉर्मल है, बट यही बात है ना, जब तक हम सीखते नहीं है तब तक चीज़ें होती नहीं है। सेकेंड दो केसेस बन गए ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, और इंडिपेंडेंट है तो सीधा फर्क कर दे। वहाँ लिखो ना, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड, डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन बी, ऐसे ही क्या H2 की तो ठीक है, T2J को या ऐसे तो लिखा हाँ, लिखता नहीं है तो काम चोर है ना, लिख थोड़ा, लिखना हाथ चला, मजाक नहीं करो, केमिस्ट्री का पेपर देना ना मंत्री से वाला हाल हो जाएगा, ये घंटे में करके बैठ गए नंबर नहीं है ऐसे। तू लिखेगा इन जो सारी चीज़ें टेक्निकल करके आ जाएगा। कौन सा कह रहे हो? ये वाला, ये बेस है ये, और बेस पॉइंट मुझे कहता है ट्रांसफर बॉल लिखना है, ये है ना, तो केस बनाएगा हम बस ट्रांसफर बॉल लिख रहा है, ट्रांसफर बॉल लिख अभी तो मान लीजिए तो दूसरा केस तो रेडी हो सकता था ना, property of given, property of transfer ball is back. If it is given that, the ball will be in. दो केस बनेगा वाला, उसी का एक करते और आप बेटा लिखना है, वो सारा नहीं मैं आपको बता रहा हूँ।
उसको हटाने के लिए ना चॉकलेट सारा सॉल्व करने हाँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, करता जा। तो पॉज भी PFP predict the number of unpaired electrons in वही hexacyanide जो भी है and hexa aqua iron। अब देखो आपने यही बोलना था कि देखो भैया FeCN6 में पहले तो ये चेक करो ना कि जनाब की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसकी होती क्या है वैसे 3d6 और एक कौन से +2 में है तो 3d6। तो आप बोलोगे सबसे पहले तो कि आयरन इज इन 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, 3d6 configuration and cyanide is a strong field ligand. Since cyanide is a strong field ligand, therefore crystal field splitting energy is greater than pairing energy. ये सब लाइनें आपको लिखनी है, आप सिर्फ डब्बे बनाकर नहीं आ सकते, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कितने भी बड़े पन्ने खाओ आपके थ्योरी के मार्क्स थ्योरी से ही मिलेंगे। समझ में आई बात? तो ये आपको लिख कर ही देखना पड़ेगा। एक डेल्टा ये बोलने के बाद आप फिर वो डब्बा बनाओगे, नीचे 3 ऑर्बिटल लिखाना, ऊपर 2 दिखाना, इसका नाम T2G रख देना, उसका EG रख देना, 6 के 6 नीचे बिठा देना, बिठा दिया और बोल देना कॉन्फ़िगरेशन विल बी T2G6 EG। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 0। फिर S2 वाले में नीचे 4 ऊपर 2 सब कुछ सेम। समझ में आया? कर लिया होगा। अगला सवाल तो वही था जो आप कर रहे हो। D4 पहले केस में आंसर आ गया होगा T2G4 EG0, दूसरा केस होगा T2G3 EG1। ठीक है, उसका अगला देखो स्टेट अ रीजन। हाँ भाई ये बहुत प्यारा है, करा पाती होगा कर दिया। स्टेट अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। बताए भाई, cobalt 2 positive is easily oxidized to cobalt 3 positive in the presence of a strong ligand। अगर आप कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बताओ पहले तो जल्दी से, याद नहीं है क्या? आयरन कोबाल्ट 3d7 बिल्कुल 3d7 4s2 कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2। बट अगर 2 निकाल दोगे तो 3d7 कॉन्फ़िगरेशन बची, इसका क्या बचा 3d6। तुम्हें सिर्फ ये बोलना है कि इसमें d में 7 है, इसका पता है क्या होगा? सुनो, d में 7 है ना, इसमें d में क्या है 6। अगर उसमें d में 7 है और इसमें d में 6 है, ये आपको कौन सा, अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लोगे तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन देगा T2G6 EG0, T2G फुली फेल। और इसमें अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लोगे तो भी T2G6 EG बना जाएगा। तो ये ज्यादा स्टेबल है ना,
ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका T2G फुली फिल्ड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड जब आता है तो वो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज कर देता है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। ऐसे आपको सवाल धीरे धीरे और मिलेंगे, ठीक है, और आप करते जाओ और सीखते जाओ। समझ में आई बात? आप अगर नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिखाया जाता है, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, आप सीखोगे, आगे बढ़ोगे। क्लैरिटी है? अब देखो कितना छोटा मैंने लिखा आपको, बस बट इसको आपको 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो मैंने बोला वही लिखना है 3-4 लाइनों में। हो गया? सेकंड पार्ट अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये मेटल कार्बोनाइड का है, तो बाद में बताऊंगा, जब वो टॉपिक करा दूंगा ना तब बताऊंगा। हाँ भैया अगला आ जाओ, कैलकुलेट द CFSE, इधर आ जाओ। CFSE का फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मुझे एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल में क्या होगा? और सॉरी ऑक्टाहेड्रल में 2 ऊपर और 3 नीचे। यही होता है। ये कितना ऊपर होता है? 3/5 मतलब 0.6 डेल नॉट। ये कितना नीचे होता है? 0.4। तो याद रखना CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल, CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। प्लस में 0.6 या ले लो x टाइम्स ऑफ 0.6 डेल नॉट, x टाइम्स ऑफ 0.6 डेल नॉट, प्लस क्यों लिया क्योंकि ऊपर, माइनस में y टाइम्स ऑफ 0.4 डेल नॉट। ये क्या है? हाँ 0.6 डेल नॉट, 0.4 डेल नॉट, x और y के हैं, x और y इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके T2G और Eg में। अब देखो इसको पॉजिटिव क्यों लिया क्योंकि ऊपर, इसको नेगेटिव क्यों लिया क्योंकि ये नीचे है। x और y समझ में आए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैल्यू डाल के आपने कैलकुलेट करना है, आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ डेल नॉट, आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ डेल नॉट। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा? ये ऑक्टा के लिए, ये ऑक्टा के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए बताओ क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। टेट्राहेड्रल के लिए क्या हो जाएगा बताओ? 0.4 माइनस x नहीं होना चाहिए, डेल टी। लिखो जल्दी से फॉर्मूला लिखो। वो कहाँ होते हैं? बिटवीन द एक्सेस, और लीगेंड तो एक्सेस के अलाउंग आते हैं, तो रिपल्शन भी नहीं होगा। तो डेल्टा टी छोटा है, डेल्टा नॉट नहीं, डेल्टा टी छोटा है, डेल्टा टी कम है। तो यार डेल्टा टी कम, इसका मतलब पी ज्यादा ना, पी ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, और जब पी ज्यादा होता है डेल्टा टी से तो वो एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। पेयरिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा कि मैं ऊपर जाऊं। मैं क्यों पेयरिंग हो? पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है और क्रिस्टल फेस स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो ऊपर ही जाएगा ना। नहीं आ रहा समझ तुझे? हाँ ऐसे ही बोल रहा था। तो हाई स्पिन इसलिए बनाते हैं। ये तो बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से इंग्लिश में लिखना चाहिए। जो 2 रीजन है लिखवाए तो है, आज आते ही जो लिखवाया था वो एक बार पढ़ लिया। पहला ही जो अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, पहला फैक्टर कौन सा होगा? नेचर ऑफ लीगेंड, नेचर ऑफ लीगेंड। सिंपल सी बात है, खुद बनाकर लिखना कि अगर स्ट्रॉन्ग फ्री लीगेंड ज्यादा होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, और अगर वीक फ्री लीगेंड होगा तो कम। लिखो फटाफट, नेचर ऑफ लीगेंड। दूसरा फैक्टर क्या होगा सोचो, आदित्य जी बताएं दूसरा फैक्टर क्या होगा? भूमि, दूसरा फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ टेन्योर तो नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा तो टेन्योर ज्यादा होगा, और अगर लिगेंड वीक होगा तो टेन्योर कम होगा। दूसरा फैक्टर लिखो, दूसरा लिख गया, दूसरा बहुत अच्छा फैक्टर है। लिखो, या तो बोल दो चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, या नेचर भी बोल सकते हो, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है उसका जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो जितना ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी। याद रखना क्या बोला मैंने? जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, larger the oxidation state of central metal ion, greater will be the crystal field splitting. Larger the oxidation state of central metal ion, greater will be the crystal field splitting. तीसरा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। लिख लो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, इट ऑल्सो थर्ड वन लिखना, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स,
पता है ना, टेट्राहेड्रल की कम होती है और ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा। तो लिख लेना ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसमें लिखो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री आल्सो decides the magnitude of CFSE. Geometry also decides the magnitude of crystal field spreading energy. और फिर लिख देना टेट्राहेड्रल, ऐसे लिख देना crystal field spreading of tetrahedral is 4/9 of octahedral. Enough एकदम बता। एंट्री होता है ना कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लूंगे जो बाद में फेरी करते हैं। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स सर ठीक है, चौथा कोई और बताएगा एक और फैक्टर? फोर्थ फैक्टर बताओगे? सोचो एक और फैक्टर है। नेचर ठीक है, चार्ज सही है, ज्योमेट्री भी बढ़िया है, चौथा फैक्टर क्या होगा? पॉजिशन नंबर तो ज्योमेट्री पे आ गया ना, 4 6 टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर पिरामिड। एक और फैक्टर ज्योमेट्री की बात हो रही है। एक और सोचो, कुछ और है जो अफेक्ट करेगा सीएफएसी को? नेचर ने कर दिया, चार्ज ने कर दिया, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। एक लिखो, ध्यान से लिखना। देखो ये नॉर्मली देखा गया कि आप 3D सीरीज का अगर मेटल लोगे, फिर 4D और फिर 5D, तो 3D से 4D में जाओगे तो 30 to 40% सीएफएसी ज्यादा होगा, और 4D से 5D में जाओगे तो ज्यादा हो। तो लिखो फ्रॉम 3D सीरीज टू 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, CFSE of 5D series metal ions are greater than 4D series, are greater than 4D series and 3D series. CFSE of 5D series, जो 5D series के मेटल होते हैं उनकी CFSE ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 3D एंड 4D series, और 4D की 3D से ज़्यादा होती है। तो बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन तुमसे करवा सकता है यार वो। साइज का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बाकी फैक्टर्स के साथ में चेक करना। देखो एडिंग डालो जल्दी से। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फटाफट। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बट अभी थोड़ा डिटेल में बताएंगे और क्वेश्चंस करवाएंगे। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसे बात कितने तक होना है? कम है, ज्यादा बनेगा, 6 बनेगा ना, ये 8 बनेगा। हाँ, VBG/4 नहीं, स्टेबिलिटी अभी रिलेशन है, स्टेबिलिटी है, थोड़ा मेटल कार्बन डार्क वन नहीं। VBG/OR सुनो, तुम्हें बता रखा है क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनो। कलर के साथ मस्ती नहीं, इसके ऊपर सवाल बनेगा देखना, और फिर तुम बैठे रहोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या लिखना है, क्योंकि इसमें थ्योरी मांगता है। तुम्हारे डी ब्लॉक में भी समझाया था यार, कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में
डीडी ट्रांजिशन की वजह से। किसकी वजह से? डीडी ट्रांजिशन। और अब तुम्हारे लिए डीडी ट्रांजिशन कोई नई बात नहीं। तुम जानते हो कि 3 और 2 के सेट में बढ़ चुके हैं ऑर्बिटल। अगर तेरे डी में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मान ले ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तूने उसके ऊपर लाइट मारी। क्या मारी? लाइट, विजिबल लाइट, सनलाइट जो भी है, व्हाइट लाइट। जब तू उसके ऊपर विजिबल लाइट मारेगा तो वो तेरी विजिबल लाइट में से कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ कलर्स के कंपोनेंट क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। और जंप करके T2G1 से T2G1 Eg0 से क्या बन जाएगा? T2G0 Eg1 चला गया ऊपर। अब यहां वापस नहीं आता है, यहां वापस वाला खेल नहीं है। आपने उस टाइम क्लास 11th में पढ़ा था कि वो फिर वापस जंप करता है, फिर एनर्जी रेडिएट करता है, वो एमिशन स्पेक्ट्रम। मैं बात कर रहा हूं एब्जॉर्प्शन। तो इसने विजिबल लाइट में से कुछ कलर एब्जॉर्ब कर लिया। जो कलर एब्जॉर्ब कर लिया वो नहीं दिखेगा मुझे कौन सा दिखेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट। जैसे आप जानते हो कि अगर उसने आपसे ब्लू और ग्रीन या आपका क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपको क्या दिखाई देगा? वो रेड ब्लू और रेड ऑरेंज दिखाई देगा। कॉम्प्लीमेंट्री है ना। ग्रीन येलो ऐड कर लिया तो क्या दिखाई देगा? रेड वाइट। समझ में आई बात है? तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और ये बात मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, तुम्हें पहले मेंशन कर चुका हूं कि बेटा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर होते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द कलर एब्जॉर्ब्ड बाय देम। ये पहले कलर एब्जॉर्ब करते हैं और दिखते कैसे हैं? अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर के। अगर इन्होंने ब्लू एब्जॉर्ब करा है तो और रेडिश ऑरेंज दिखाई देंगे, थोड़ा सा रेडिश टाइप दिखाई देंगे। येलो करा है तो वायलेट दिखाई देंगे। समझ में आई बात? तो याद रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा, अब इसमें ना बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। मुझे एक बात बताओ ध्यान से, अगर मैं 2 एग्जांपल दूं आपको नॉर्मल, एक मैंने FeCN6 दे दिया और मैंने दे दिया FeS2O6 और सुनो, और एक मैंने दे दिया आपको FeNS36। अगर समझ गए तो बात खत्म। 3 कंपाउंड है, 3 कंपाउंड है। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछूं, ये कलर होंगे? पहले तो देखो कलर होंगे या नहीं होंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कहीं उनकी D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन ना हो जाए। क्योंकि अगर D0 कॉन्फ़िगरेशन, D लो में पढ़ा, कलर के लिए D ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड होने चाहिए। समझ नहीं बात? D0 होगा तो भी नहीं होगा, D10 होगा तो भी नहीं होगा। आई बात समझ नहीं आई? कैसे होने चाहिए? पार्शियली फिल्ड। ठीक है ना? तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन में कलर तो नहीं आएगा। अब भैया अगर कलर आ गया, मान लो तीनों कलर है, तो मैं अगर आपसे पूछना चाहूं ना तो मैं पूछ सकता हूं कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो भी कलर है उन कलर की, मतलब जो भी कंपाउंड ये कलर है उन कलर की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो। पहला सवाल, अगर मैं बोलूं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अरेंज करो, सबसे पहले कौन आएगा? साइनाइड। सबसे पहले साइनाइड आएगा। साइनाइड देखो, मैंने तो अभी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रटवाऊंगा दोबारा तो साइनाइड की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा। तो Fe, ध्यान से सुनना या फंसने वाले हो, Fe क्योंकि इसके बाद भी क्वेश्चन दूंगा तुम्हें। FeCN6 की स्प्लिटिंग किससे ज्यादा? अमोनिया से ज्यादा। ओपेन किससे ज्यादा? H2। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत ध्यान से, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग तो इसने कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया होगा? ये बच्चे को नहीं चमकता। देखिए बेटा, अरे स्प्लिटिंग ज्यादा है ना, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। इसने विजिबल लाइट में से कौन सी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा? स्मॉल वेवलेंथ। और सबसे बड़ी वेवलेंथ को किसने एब्जॉर्ब करा होगा? अरे भैया ये स्मॉल वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर चुका है और ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर चुका है। इन कंपैरिजन क्या है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ, तो सबसे बड़ा कौन होगा? H2O। वेवलेंथ ऑफ H2O इज ग्रेटर देन, एब्जॉर्ब बोल रहा हूं, वेवलेंथ ऑफ अमोनिया व्हिच इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ साइनाइड। एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ की बात हो रही है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि एमिटेड वेवलेंथ, एमिटेड मतलब समझ गए ना? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका वेवलेंथ, जो कलर दिख रहा है उसके वेवलेंथ ज्यादा, तो वो कौन है? कि उसने अगर स्मॉल वेवलेंथ एब्जॉर्ब करा है तो जाने किसको दिया? बड़ी वेवलेंथ। समझना, अगर तूने वायलेट एब्जॉर्ब कर लिया तो जाने तो येलो को देगा ना। समझो ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्मॉल वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हो तो आप एमिट क्या करोगे? एमिट इन द सेंस आपका कलर कैसा दिखाई देगा? लार्ज वेवलेंथ। और अगर आप लार्ज वेवलेंथ एब्जॉर्ब करोगे तो आप दिखाई कैसा दोगे? स्मॉल वेवलेंथ। उल्टा होगा, कॉम्प्लीमेंट। आया समझ?
इसके सवाल दूंगा, बना लोगे पक्का? ऐसे ऑर्डर वाले सवाल दूं? श्योर ना? जल्दी करो फटाफट। वो लिख लिया था, फैक्टर्स लिखे थे, कलर के तो लिखे ना। ये याद करके लिखो फटाफट जल्दी, जिन पे बोले हो याद करना। जल्दी। टेस्ट करो।